हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैथ। तो आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट का पार्ट 5। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, फिर पढ़ेंगे एम्फियोबोलिक पाथवे और लास्ट है रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोग ने सबसे पहले देखे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़े? क्रेब्स साइकिल और क्या पढ़े? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, हम लोग ने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ लिए हैं? सबसे पहले पढ़े हम लोग क्रेब्स साइकिल, ठीक है, उसको बोलते हैं सिट्रिक साइकिल। और पढ़े क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या पढ़ेंगे? अब देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन में टू टाइप का है। अगर ऑक्सीजन लैक है मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा, और या ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा। समझे बात को? एक एक क्या है, एक सिचुएशन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, और एक सिचुएशन क्या है जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। दोनों केस में क्या क्या होगा उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? इट टेक प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन। टेक्स प्लेस इन, कहाँ होता है? एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन। सो फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है एनएरोबिक कंडीशन में। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में नहीं होगा। जो फ्रेगमेंटेशन है कब होगा? एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। अब देखो क्या होगा। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पायरुवेट, हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस में क्या बनाए थे? पायरुवेट, पायरुविक एसिड बनाए थे। ठीक है, तो देखो कैसे बना था वो। सबसे पहले ग्लूकोज लिए थे। ठीक, सबसे पहले क्या लिए थे? ग्लूकोज लिए थे। ग्लूकोज को क्या किए थे? ग्लूकोज फिर किट में कन्वर्ट हुआ था। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था ग्लिसरॉल्डिहाइड। हम लोग जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किए थे, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा? ये फोस्फो फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है ये किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा। अब फोस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा फोस्फो फोस्फोइनॉल फोस्फोइनॉल पैरावेट। ठीक है, सो फोस्फोइनॉल पैरावेट में कन्वर्ट होगा कौन? फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है जिसमें क्या बनेगा? जिसमें बनता है पैरुविक एसिड या पैरुवेट। ठीक है, पैरुविक एसिड। सो ये पूरा स्टेप था जो हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस में पढ़े थे। सभी स्टेप को किसमें पढ़े थे? पूरी डिटेल में पढ़े हम लोग ग्लाइकोलिसिस में। तो इसको देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ग्लूकोज है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या हुआ। सबसे पहले है ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज से फॉर्म हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज से क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज से फॉर्म हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखो ध्यान से, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जब जब फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तब क्या होगा? तब एक एनएडीपीएच, एक एनएडी किसमें कन्वर्ट होगा? एक एनएडी कन्वर्ट होगा एनएडीपीएच में, एनएडीएच में, सॉरी एनएडीएच में। ठीक है, समझे बात को? जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जब
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब क्या होगा, जो NADA है, जो NADA है वो किस में कन्वर्ट होगा, NADA कन्वर्ट होगा NADPH, NADA कन्वर्ट होगा NADH प्लस, ठीक है। NADA किस में कन्वर्ट होगा, NADA किस में कन्वर्ट होगा, NADA कन्वर्ट होगा NADH में। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा PEP। PEP क्या है, फॉस्फोइनॉल पैरवेट, इसको बोलते हैं PEP। PEP क्या है, फॉस्फोइनॉल पैरवेट, और जो फॉस्फोइनॉल पैरवेट है लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पैरविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था ग्लाइकोलिसिस का स्टेप। अब देखो इसके बाद क्या होगा। अब पैरवेट बन गया है, पैरविक एसिड बन गया है, ठीक है। अब क्या बन गया है, पैरविक एसिड बन गया है। अब देखो अब क्या होगा, अगर अब पहला केस देखेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है, पहला केस क्या है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, और ऑक्सीजन है तो क्या होगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा उसको देखो। सबसे पहले केस है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, जो पैरविक एसिड है, पैरविक एसिड कन्वर्ट हो जाए किसमें, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पैरविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, देखो लैक्टिक एसिड में। किसमें, लैक्टिक एसिड में। अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर ऑक्सीजन में कमी है, तो जो पैरविक एसिड है, जो पैरविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। किसमें, ये किसमें होता है, और ये कन्वर्ट ये होता है मसल्स में, मसल सेल्स में ऐसा होता है। अगर मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, मसल सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, जो पैरवेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरवेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। आपने देखा होगा, अगर मतलब आप मतलब कभी भी आप एक्सरसाइज करते होंगे, ठीक है, वर्कआउट करते होंगे, जिसमें क्या होता है, मसल का यूज़ होता है। जो भी एक्सरसाइज है जिसमें क्या होता है, मसल का स्ट्रेच होता है, मसल का यूज़ होता है, उसमें क्या होता है, अगर वो मसल तक अगर ज़्यादा मसल का वर्कआउट करोगे तो मसल में क्या होगा, मैक्सिमम मतलब जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए, मसल को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अगर उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो क्या होगा, जो पैरवेट है, जो पैरविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो पैरविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। समझे। अगर मसल को प्रॉपर मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मिला मसल को लैक ऑफ ऑक्सीजन मिला, तो क्या होगा, जो पैरविक एसिड है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। समझे बात को, पैरविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो आप समझ गए होंगे कैसे मतलब लैक्टिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट होता है। इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें NADH से कन्वर्ट से क्या होता है, NADH से बनता है इसमें NAD, ठीक है। NADH से क्या बनता है, NADH से बनता है इसमें NAD। समझ गए बात को। इसमें क्या होता है, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो किसमें कन्वर्ट होगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके हेल्प से, इसमें क्या होगा, और NADH है, वो NADH प्लस H है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को इतना कैसे होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या होगा, जो पैरविक एसिड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब डिस्कस करते हैं सेकंड केस। अभी क्या था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी। अब देखो अगर ऑक्सीजन ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड केस क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की कमी थी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो सेकंड केस जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। सेकंड केस क्या है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन ही नहीं है। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या होगा, जो पैरविक एसिड है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, जो पैरविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2 में। समझ गए? जो पायरुविक एसिड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CO2 में। ठीक है, इथेनॉल में। एक क्या इथेनॉल, इथेनॉल में प्लस CO2 में। समझ गए बात को? अगर लैक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा? जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2 में। एक किसमें होगा? ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है किसमें हो रहा था? ये मसल में हो रहा था। ये किसमें हो रहा था? ये हो रहा था मसल में, इन मसल सेल, इन मसल सेल। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का जो एग्जांपल ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है ईस्ट। ये किसमें होता है? ये होता है ईस्ट में। ठीक है, ये किसमें होता है? ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें होता है? ईस्ट में। ईस्ट में अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। समझ? इसमें भी क्या होता है? वही सेम होगा इसमें भी। इसमें भी क्या होगा? NADS से, NADS से क्या बनेगा? इसमें NAD बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? NAD बनेगा। समझ गया बात को? इसमें भी वही हो रहा है, NADH प्लस H प्लस से क्या बन रहा है? NAD बन रहा है। उसमें भी सेम होगा, NADH प्लस H से क्या बन रहा है? NAD बन रहा है। मतलब दोनों सिमिलर है। समझ गए बात को? बस क्या हो, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या हो रहा है? इसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बन रहा है इसमें? इसमें बन रहा है इथेनॉल प्लस CO2। क्लियर? अब देखो कौन कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। अब देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लैक्टिक एसिड में कौन सा एंजाइम होता है। लैक्टिक एसिड में जो एंजाइम होता है कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड में जो एंजाइम होता है कौन सा होता है? पायरुविक, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेस, डी कार्बोऑक्सिलेस, डी कार्बो ऑक्सिलेस, डी कार्बो ऑक्सिलेस। अच्छा ये इसमें का है, सॉरी। इसमें जो एंजाइम है, ठीक है, जो लैक्ट में इसमें इसमें बताया, सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं चलो। सो इसमें जो एंजाइम एंजाइम है कौन सा है? पायरुविक, पायरुविक डी कार्बो ऑक्सिलेस, पायरुविक डी कार्बो ऑक्सिलेस, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम है जो क्या होता है? जो कन्वर्ट करता है किसको? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। किस? ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसका कन्वर्ट करता है? इथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। कौन? पायरुविक डिकार्बोऑक्सिलेस, पायरुविक डिकार्बोऑक्सिलेस अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब देखो जो ये है, जो लैक्टिक एसिड का एंजाइम है कौन सा है? ये है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। समझ गए बात को? ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, क्या करने के रेस्पॉन्सिबल है? लैक्टिक एसिड बनाने में। ठीक है, ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है लैक्टिक एसिड बनाने में। समझ गए? लैक्टिक एसिड बनाने में रेस्पॉन्सिबल है। और ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है कौन? पायरुविक डिकार्बोक्सिलेस अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस। क्या चीज़ बनाने में? इथेनॉल प्लस CO2 बनाने में। यहाँ तक क्लियर है आप? तो यही है आपका फर्मेंटेशन। ये क्या है? फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो तब क्या होगा? मसल सेल में क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर ईस्ट में अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन का तो क्या बनेगा? इसमें इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। इतना समझना है आपको।
ये जो एग्जाम्पल जो एंजाइम है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, जो एंजाइम है आपके एनसीईआरटी में गिवन है पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस। तो ये था पूरा आपका फर्मेंटेशन। ये क्या है? फर्मेंटेशन है। अब इसको आप लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। अब इसको फटाफट से लिख लो। सो आप देखेंगे हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे। अब क्या देखेंगे? एम्फीबोलिक पाथवे। तो आपको फर्मेंटेशन समझ आ गया होगा। फर्मेंटेशन क्या है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है बोल के, इसमें एब्सेंस में क्या होगा? एब्सेंस में क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा, ठीक है। और एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसमें? एब्सेंस में एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है कौन सा? इसमें देखो, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है पैरविक एसिड, पैरविक एसिड डिकार्बोलेस अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अल्कोहलिक क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल डिकार्बो डिहाइड्रोजिनेस, ठीक। तो ये सिंपल है, आपको बस समझना है कौन कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, बाकी हो जाएगा। सो आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो क्या है? देखो, वो है एम्फीबोलिक पाथवे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एम्फीबोलिक, एम्फीबोलिक, एम्फीबोलिक पाथवे। सो नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीबोलिक पाथवे। सो एम्फीबोलिक पाथवे है क्या? सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि एम्फीबोलिक पाथवे किसको बोलते हैं। एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस। एम्फीबोलिक क्या है? एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है? इट इंक्लूड्स बोथ एनाबॉलिक एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक। सो जो एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? एम्फीबोलिक पाथवे एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? एम्फीबोलिक पाथवे है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो क्या इंक्लूड करता है? जो इंक्लूड करता है सबसे पहले एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस। समझ गए? एनाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है आप जानते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। एनाबॉलिक क्या है आपको मतलब, तो भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ आपको। देखो सुनो ध्यान से, जो एनाबॉलिक है और जो कैटाबॉलिक है। एनाबॉलिक क्या है? कोई भी हम लोग कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई भी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ठीक, इस जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स वो किससे मिलकर बना है? वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, ठीक है। कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड के मोनोमर से मिलकर बना है, पता है ना। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड के मोनोमर से मिलकर बना है, तो प्रोटीन, ठीक है। सो जो मतलब जो मोनोमर से मिलकर बनता है एक बड़ा यूनिट, बड़ा मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा? स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, स्मॉल स्मॉल, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन। और सेकंड इसका एग्जांपल है, जस्ट उल्टा कर दो इसका, कैटाबॉलिक को उल्टा कर दो। अब जैसे कि जो स्मॉल स्मॉल जो प्रोटीन है उसको स्मॉल स्मॉल इनमें मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दो, मोनोमर्स में। समझ रहे बात को? प्रोटीन को स्मॉल, प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड क्या है? कैटाबॉलिक। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई भी लार्ज यूनिट है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल्स है, उसको स्मॉल स्मॉल चीज़ में ब्रेक कर रहे हो। कैटाबॉलिक में क्या कर रहे हो? काट रहे हो, मतलब समझो। कैटाबॉलिक में क्या कर रहे हो? कैटाबॉलिक में आप काट रहे हो उसको। और एनाबॉलिक में क्या कर रहे हो? एनाबॉलिक में आप
काटने वाला को जोड़ रहे हो उसमें, ठीक है। कुछ स्मॉल स्मॉल चीज़ को एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, स्मॉल स्मॉल आइटम्स को क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे हो। समझ गए बात को? तो ये था कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस। सो आप देखेंगे हम लोग, अरे सो आप देखेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो देखो आप देखते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसको आप ऊपर का लिख लो, बाकी यहाँ नीचे स्पेस कम हो जाएगा तो उसको मतलब ऊपर लिखेंगे, तो इसको ऊपर का नोट कर लो, फिर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सो आप ऊपर से लिखेंगे तो स्पेस हो पाएगा। सो सबसे पहले देखेंगे फैट, फिर है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स और है प्रोटीन। और क्या है? प्रोटीन है। जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, ये किस चीज से मिलकर बना है? किसका है ये? फैट किससे मिलकर बना है? फैट मिलकर बना है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैट किससे मिलकर बना है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना है ग्लूकोज से, सिंपल शुगर से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। और जो प्रोटीन है किसका मोनोमर है? प्रोटीन किसका मोनोमर है? प्रोटीन मोनोमर है किसका? अमीनो एसिड का। किसका है ये? अमीनो एसिड का। सो एम्फीबॉलिक पाथवे में क्या होगा समझो आप, जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, फैट किससे मिलकर बना है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर का बना है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। और जो प्रोटीन है किसका मोनोमर है? ये मोनोमर है अमीनो एसिड का। क्लियर? अब देखो जो फैट है, फैटी एसिड है, और जो ग्लिसरॉल है, और जो कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग पता है कार्बोहाइड्रेट का जब ग्लूकोज क्या फॉर्म करेगा? पैरुविक एसिड। कैसे फॉर्म करेगा देखो, इसको हम लोग कितने बार देखेंगे अभी। सबसे पहले क्या बनाएगा? ग्लूकोज सबसे पहले बनाएगा ग्लूकोज। अगर इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर दो तो क्या बनेगा? इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो बन जाएगा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड किए तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज में 2 फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। जब ग्लूकोज में 2 फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, वो क्या होगा देखो, एक मतलब अब स्प्लिट होगा। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट क्या होगा? उसका स्प्लिट होगा। स्प्लिट होकर क्या बनाएगा? जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, ये स्प्लिट होकर क्या बनाएगा देखो। सबसे पहले ये बनाएगा एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, क्या बनाया? सबसे पहले डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और एक और क्या बनाएगा? एक और बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या बना? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट था, ये क्या बनाया? ये बनाया पहला ड्राई हाइड्रोक्सी कीटोन फॉस्फेट। सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहला बनाया ड्राई हाइड्रोक्सी कीटोन फॉस्फेट, वो एसीटोन फॉस्फेट। और सेकंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट था ये 6 कार्बन मोलिक्यूल था। कितना कार्बन मोलिक्यूल है? जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है कितना कार्बन का मोलिक्यूल का बना है ये? इसमें 6 कार्बन मोलिक्यूल है। जब ये स्प्लिट होगा तो कार्बन में क्या होंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन मोलिक्यूल का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, तो समझ गए आप कि कैसे हुआ? अभी तक इसको पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस में। ये पूरा ग्लाइकोलिसिस से आपका। सो अब देखो क्या होगा। इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनता है? आपको मैं पूरा स्टेप नहीं बताऊंगा, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है। इसके बाद बनता है पैरविक पैरविक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है उसके बाद बनता है पैरविक एसिड। इसको मैं जरा थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, फिर जगह नहीं हो पाएगा यहाँ। तो देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड से बाद क्या बनता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड में बनेगा पैरविक एसिड। पैरविक एसिड, अब पैरविक एसिड से क्या बनेगा? पैरविक एसिड से बनेगा क्या बनेगा? देखो, एसिटाइल एसिटाइल सी ओ ए, एसिटाइल सी ओ ए। फिर एसिटाइल सी ओ ए से बनेगा, एसिटाइल सी ओ ए से बने क्या बनेगा? क्रैब साइकिल। अब एसिटाइल सी ओ ए कहाँ आता है? किसमें किस पाथवे में इन्वॉल्व होता है? ये इन्वॉल्व होता है क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल में। समझे बात को? क्या हो रहा है यहाँ? हम लोग ये पूरा स्टेप पढ़ चुके हैं, यहाँ तक आपको पूरा पता है। ठीक है, ये पूरा स्टेप पता है ग्लाइकोलिसिस से पूरा। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे इसको। अगर नहीं देखा तो भी ध्यान से सुनो, समझ जाएगा। ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज में अगर एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक फॉस्फेट ऐड करेंगे। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड करेंगे और तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। जो फ्रक्टोज है क्या है? फ्रक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है। फ्रक्टोज क्या है? ग्लूकोज का आइसोमर है। सो क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया जो 6 कार्बन का है। अब जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट स्प्लिट होगा। ठीक है, स्प्लिट होगा, क्या बनाएगा? एक बनाएगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक क्या बनेगा? एक बनेगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक बनेगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फर्दर और स्टेप्स हैं। अगर आपको देखना है तो देख लो मेरे लेक्चर को ग्लाइकोलिसिस का। अगर नहीं है तो देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में उसके बाद क्या होगा? उससे बनेगा पैरविक एसिड। उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा पैरविक एसिड। पैरविक एसिड किस में जाएगा? पैरविक एसिड जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है? एसिटाइल CoA फॉर्म करता है। एसिटाइल CoA कहाँ जाएगा फिर? क्रैब साइकिल में जाएगा। एसिटाइल CoA कहाँ जाएगा? एसिटाइल CoA कहाँ जाएगा? एसिटाइल CoA जाएगा क्रैब साइकिल में। समझ गए बात को? एसिटाइल CoA कहाँ जाएगा? क्रैब साइकिल में जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये पूरा आपको जनरल इंट्रोडक्शन है जो आपको आना चाहिए कि हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 फॉस्फेट के बाद पैरविक एसिड बना। पैरविक एसिड से क्या बना? फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या बना? एसिटाइल CoA बना। फिर एसिटाइल CoA क्या करेगा? वो पार्ट लिया किसमें? क्रैब साइकिल में। किसमें पार्ट लिया? वो पार्ट लिया क्रैब साइकिल में। और क्रैब साइकिल में क्या होगा? यहाँ क्या बनेंगे? CO2 बनेंगे और H2 रिलीज होगा यहाँ से। ठीक है, CO2 और H2 रिलीज होगा। और जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक, इंटरचेंजेबल है ये दोनों, ये चेंज हो सकता है आपस में। एसीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है और एल्डिहाइड
एसीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, आपस में इंटरचेंजेबल है ये। ठीक है, सो आप देखो जो फैटी एसिड है, ठीक है, जो फैटी एसिड है और जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से क्या बनेगा, अमीनो एसिड से क्या बनेगा, अमीनो एसिड क्या बनाएगा, ये अमीनो एसिड बनाएगा पैरविक एसिड। अमीनो एसिड क्या बनाया, अमीनो एसिड बनाया क्या, देखो अमीनो एसिड बनाया पायरुविक एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड क्या बनाया, अमीनो एसिड बनाया पायरुविक एसिड। और जो ग्लिसरॉल है, ये जो ग्लिसरॉल है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल से क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल से बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या बनाएगा, फैटी एसिड से बन जाएगा एसिटाइल CoA। क्या बनेगा इससे, एसिटाइल CoA। समझ गए, तो देखो ध्यान से, इसको आप एक बार ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ बन रहा है, आपको समझ आ रहा होगा, तो इसको ध्यान से देखो। आप देखो, ध्यान सुनो, ध्यान से अब देख लिया, अब ध्यान से सुनो। अब क्या होगा, जो फैटी एसिड है वो क्या बन गया, वो क्या बन सकता है, एसिटाइल CoA बन सकता है उससे। ग्लिसरॉल क्या बन सकता है, ग्लिसरॉल से बन सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर। और जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से क्या बन सकता है, अमीनो एसिड से बन सकता है पैरविक एसिड। तो आप मेरे को बताओ कि ऑक्सीड ये क्या हो रहा है, एनाबॉलिक हो रहा है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रहा है फैटी एसिड से ये बन रहा है एसिटाइल CoA बन रहा है, ग्लिसरॉल से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन रहा है, तो क्या प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मेरे को बताओ आप, जल्दी बताओ, कमेंट करो कि कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है उसको मेरे को बताओ आप। तो क्या हो रहा है, आप ध्यान समझो, जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, ये है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्यों है, आप भी देखो, जो यूनिट था, जो फैट था, जो फैटिक एसिड था, वो आपस में ब्रेक हो रहा है, ये स्मॉल स्मॉल यूनिट में क्या हो रहा है, सब ब्रेक हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में ब्रेक है, ग्लूकोज फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ब्रेक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट ब्रेक, मतलब पूरा ब्रेक है, मतलब एक बड़ा यूनिट स्मॉल स्मॉल यूनिट में टूटा है। बात को समझे, एक बड़ा यूनिट क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल यूनिट में टूटा है, उसी को बोलते हैं कैटाबॉलिक। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो कैसा हो रहा है इसमें प्रोसेस, इसमें प्रोसेस आपको दिख रहा है कैटाबॉलिक, इसमें क्या दिख रहा है प्रोसेस कैटाबॉलिक। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि जो फैटी एसिड है वो हमेशा क्या बनाएगा, एसिटाइल CoA बना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कि जो अमीनो एसिड है वो खाली पैरविक एसिड बनाएगा, जरूरी नहीं है कि जो अमीनो एसिड है वो खाली पैरविक एसिड बनाएगा, ये जरूरी नहीं है कि जो ग्लिसरॉल है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ही बनाएगा, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, जो पैरविक एसिड है, जो पैरविक एसिड है ये भी बना सकता है अमीनो एसिड, जो पैरविक एसिड है भी बना सकता है, पैरविक एसिड भी बना सकता है अमीनो एसिड। बात समझे, अगर अमीनो एसिड बना सकता है पैरविक एसिड, तो पैरविक एसिड भी बना सकता है अमीनो एसिड। अगर फैटी एसिड बना सकता है एसिटाइल CoA, सो एसिटाइल CoA भी बना सकता है फैटी एसिड। सेम वही, अगर ग्लिसरॉल बना सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट भी बना सकता है फैटी एसिड, सॉरी ग्लिसरॉल। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना सकता है ग्लिसरॉल। सो आप इससे क्या समझ रहे हो, आप बताओ मेरे को। अब ये जो पैरविक एसिड है, जो एसिटाइल CoA है, ये सब क्या है, ये सब स्मॉल स्मॉल यूनिट है। जब ये पैरविक एसिड और एसिटाइल CoA कोई भी बड़ा यूनिट बनाएंगे, ठीक है, जो एक बड़ा यूनिट बनाएंगे, तो कब बोलेंगे इसको, इस प्रोसेस को बोलेंगे एनाबॉलिक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एनाबॉलिक। पहले स्मॉल स्मॉल, पहले लार्ज यूनिट, पहले क्या हुआ, पहले केस में देखो, जो लार्ज यूनिट है वो बना रहा था, इसको स्मॉल स्मॉल ब्रेक होकर बना रहा था। ठीक है, जो बड़ा, पहले क्या हुआ, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये टूट के, ये आपस में टूट टूट के क्या बना रहे थे, पैरविक एसिड, एसिटाइल CoA। सो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल है जो पैरविक एसिड है, जो एसिटाइल CoA, ये भी क्या कर सकता है, ये भी बना सकता है अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। तो हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें इसको क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। सो इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे।
एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब यही है कि जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों हो, उसको बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? जिसमें क्या हो, जिसमें एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों हो, जिसमें एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों हो, उसी को बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। तो आप समझ गए क्यों क्यों बोलते हैं इसको एम्फीबोलिक पाथवे। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट था कि क्यों बोलते हैं इसको एम्फीबोलिक पाथवे। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होता है। जिसमें क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों होता है, उसी को बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्मॉल स्मॉल जो अमीनो एसिड था वो ब्रेक किया और क्या बनाया, पैरुविक एसिड। ठीक है, टूट के क्या बनाया, पैरुविक एसिड। अब जो पैरुविक एसिड है वो क्या बना रहा है, अमीनो एसिड। पहले क्या हुआ, कैटाबॉलिक प्रोसेस, फिर क्या हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस। मतलब क्या हो रहा है, जो भी रिएक्शन में, जो भी प्रोसेस में, बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं एम्फीबोलिक प्रोसेस। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा कि एम्फीबोलिक पाथवे क्या है। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। तो इसको लिख लो, फिर अब लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का जो बचा है, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, उसको डिस्कस करेंगे। सो अब लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अब लास्ट टॉपिक आपका है, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हर चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें आपको समझना है बस कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब साइकिल आपको पता रहना चाहिए, कौन कौन सा प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब यहीं से आएंगे, ग्लाइकोलिसिस से आएंगे, क्रैब साइकिल से आएंगे, इलेक्ट्रॉन ईटीसी आएंगे, ईटीसी से आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आएंगे। मतलब यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया होगा कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आप क्या करो, क्वेश्चन देखो कि कैसे कैसे मतलब इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप पढ़ने बैठना, तो आपको और अच्छा समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ूंगा, आपको प्रॉपर क्लियर रहेगा। समझे बात को? सो आप डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट क्या है वैसे, तो देखो क्या है ये, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर क्यू से। सो आर क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 बना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट क्या है, कितना CO2 इवॉल्व हुआ है, किसमें, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम हुआ है। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ है, कितना बना है, और कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। इसका आपका एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा। सो देखो एग्जांपल क्या है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा देखो ये। सो C6H12O6 प्लस CO2 क्या बनेगा देखो, 6 कार्बन ऑक्सीजन क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, और क्या बनेगा, प्लस ATP, एनर्जी बनता है उसके बाद। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आप ध्यान समझो, जो रिएक्शन है, ठीक है,
जो रिएक्शन इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है आपस में ब्रेक किया, क्या बनाया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया प्लस वाटर प्लस ATP। सो इसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे समझो आप। इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना इसमें CO2 बना है, तो कितना बना है CO2, तो उसको लिखते हैं सबसे पहले 6 CO2 बना है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बना है, 6 CO2 इवॉल्व है बना है, और कितना कंज्यूम हुआ है ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, तो इसमें कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, सो इसमें 6 CO2 ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, 6 CO2 ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, समझे बात को। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, RQ इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 इवॉल्व हुआ है, कितना CO2 बना है, ठीक है, कितना CO2 बना है इवॉल्व हुआ है, किस अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना O2 कंज्यूम करके कितना CO2 इवॉल्व है, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। क्या बोला सुनो ध्यान से, कितना O2, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करके, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इवॉल्व हुआ है, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। सो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखे, इसमें हम लोग क्या लिया, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व ले, कितना CO2 इवॉल्व था, सो 6 CO2 इवॉल्व था अपॉन 6 O2 कंज्यूम हुआ था, तो इसका कितना जाएगा आंसर 0.1। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो आपको समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है जो आपके इस पूरे चैप्टर आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट कंप्लीट हुआ। हम लोग ने हर चीज़ को, ग्लाइकोलिसिस क्या है, इंट्रोडक्शन बना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट, फिर पढ़े ग्लाइकोलिसिस क्या है, फिर डिस्कस किया क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक साइकिल, उसके बाद डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और लास्ट हम लोग डिस्कस की फर्मेंटेशन क्या है, ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है, एनाबॉलिक एम्फिबॉलिक पाथवे क्या है, और लास्ट है आपका जो डिस्कस किया हम लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो होप मेरे को कि आपको समझ आया होगा हर चीज़ लेक्चर मेरा, ठीक है। अब ध्यान से इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है, समझो और अच्छे से नोट बनाओ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।